बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मेजरमेंट है, उसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए इसी लेक्चर की पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर तुसी साढ़े चैनल तो नवे हो तो हाले तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ना सब्सक्राइब कर लो ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर तो ऑटोमेटिकली मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मेजरमेंट्स है, उसके न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर? स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3.0 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्टेटमेंट की वजाहत करते चलें। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस। लाइट ईयर एक ऐसे डिस्टेंस को कहते हैं लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, जो रोशनी एक साल में तय करती है। यानी लाइट ईयर क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और लाइट ईयर बजाते खुद क्या है? वो फासला है जो फासला रोशनी एक साल में तय करती है। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर? और फिर इस तरह बताया जाए कि 1 लाइट ईयर जो है उसमें कितने मीटर्स होते हैं। यानी एक साल में रोशनी जो फासला तय करती है वो फासला मीटर्स में बताया जाए। स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3.0 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड जो है वो दी हुई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन वैल्यूज क्या हैं हमारे पास। गिवन वैल्यूज में सबसे पहले टाइम दिया हुआ है 1 ईयर। तो टाइम जो है t से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कितना है? 1 ईयर। और 1 ईयर का मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, 365। फिर हर दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। फिर हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। फिर हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। फिर इन सारी चीज़ों को आप ज़रा मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद ज़रा कैलकुलेटर से देखते हैं क्या आंसर आता है। 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 60, तो आंसर आ रहा है 3153600। जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, ये वाली वैल्यू को ज़रा देख लें आप भी। 3.1536000 आ रही है वैल्यू। इस वैल्यू को हम जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 3.154 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 7 सेकेंड। ये वो टाइम है जिस टाइम में रोशनी जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होती है। दूसरी चीज़ जो हमें दी है वो है स्पीड ऑफ लाइट c 3.0 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसको हम स्पीड ऑफ लाइट को c से वैसे लिखते हैं। c का जो लेटर है उसका मतलब है स्लैरिटस। ये ग्रीक लैंग्वेज में से लिया हुआ है। स्लैरिटस के मायने होते हैं द मैक्सिमम इन स्पीड, और मैक्सिमम इन स्पीड जो है वो लाइट ही है, इसलिए इसको v से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। और पूछा क्या हुआ है हमसे? हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर, यानी डिस्टेंस जिसको हम s के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो पूछा हुआ है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बताते चलें कि यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा। यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको याद है वो जो स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो उसमें से टाइम को दूसरी तरफ ले जाएं और मल्टीप्लाई कर दें स्पीड के साथ, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला बन जाता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस को हम s के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t के साथ। तो फार्मूला क्या बन गया? s इज इक्वल टू v क्रॉस t। अच्छा, अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज रखेंगे। v यानी ये स्पीड दी हुई है 3.0 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड और मल्टीप्लाइड बाय टाइम ये 3.1454 मल्टीप्लाइड बाय 7। अच्छा, अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टाइम की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटर में है, बस उसको मल्टीप्लाई करना है 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 के साथ, तो ये आंसर बन जाएगा 9.45 10 टू द पावर 15 मीटर्स बन रहा है। अच्छा, अब वो जो 45 है ना आपके पास कैलकुलेटर में, 9 पॉइंट ज़रा देख लें, 9.4506 10 टू द पावर 15, उसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। राउंड ऑफ करके उसको बना रहे हैं 9.5 मल्टीप्लाइड बाई
10 to the power 15 मीटर्स। तो ये है जी वो फासला, ये आंसर आ गया हमारे पास। ये वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है, किसमें? मीटर्स में। इसको आप किलोमीटर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। इसमें अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें इस सारी वैल्यू को, तो ये बन जाएगा 9.5 10 to the power 12। तो ये मीटर से किलोमीटर्स में चला जाएगा। फिर इसको हम दूसरे यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.1। न्यूमेरिकल नंबर 1.2 पे चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर? एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। दूसरा इसका पार्ट है हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर? एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं। और तीसरी स्टेटमेंट है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। बड़ा मजे का सवाल है कि एक सेकेंड में कितने साल होते हैं, यानी हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं वो सिर्फ एक ही बात हमें बताई हुई है, टाइम। ईयर, 1 ईयर का टाइम हमें दिया हुआ है, और 1 ईयर का मतलब आप जानते हैं 1 ईयर मीन्स 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 60, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये डेज से आवर्स में, आवर से मिनट्स में, और मिनट से फिर सेकंड में चला जाएगा। और इसका आंसर भी हमने पिछली वैल्यू में निकाला था, दोबारा कर लेते हैं। 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 और फिर से मल्टीप्लाइड बाई 60। तो जब आप करते हो तो आंसर आता है 3.1536000। तो उसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा है, 3.1536 मल्टीप्लाइड बाई रेज़ टू द पावर 7 सेकेंड्स। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। सो 1 ईयर यानी एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? 3.1536 10 रेज़ टू द पावर 7 सेकंड। ये आ गया हमारा आंसर किसका? ए पार्ट का। अब बी पार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब इस सवाल का जो बी पार्ट था वो कुछ इस तरह से था, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर? एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं? तो फिर दोबारा से वहीं से शुरू करेंगे। 1 ईयर इज इक्वल टू 1.354। अब इसको राउंड ऑफ कर लिया हमने ना, ये 36 को राउंड ऑफ करके 4 बना लिया हुआ है। तो 3.154 मल्टीप्लाइड बाई 7 सेकेंड्स, ये तो हो गए सेकेंड्स। अच्छा, अब इसमें बड़ी मज़े की एक बात हमने करनी है। 3.154 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 7 सेकेंड्स इधर ही है। हमने अपने पास से नैनो के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया और नैनो के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ देख रहे हैं, नैनो मल्टीप्लाई भी किया और नैनो को डिवाइड। अब जो नीचे वाला नैनो था उसकी जगह हमने 10 रेज़ टू द पावर -9 लगा दिया, यानी एक नैनो के साथ डिवाइड और एक के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चंस की डिमांड है कि नैनो सेकंड्स होने चाहिए। अब नैनो के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, अब ये भी 10 है, ये भी 10 है। पावर्स जब बेस एक जैसी होती है तो पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं। अब इसकी पावर -9 है, जब ये ऊपर जाएगी तो 7 में प्लस हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 3.154 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 7 प्लस 9 कितने होते हैं? 16। तो इस तरह जो हमारा ओवरऑल आंसर बनेगा वो बनेगा 3.154 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 16 नैनो सेकेंड। तो फिर आपको पता चल गया कि एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह तीसरा जो पार्ट था इसका वो ये था कि हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड? एक सेकेंड में कितने साल होते हैं? बड़ा मजे का सवाल था। सो 1 ईयर इज इक्वल टू 3.154 10 रेज़ टू द पावर 7 सेकेंड्स। अब इसमें मैं एक छोटी सी लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाई करना चाहता हूँ कि 1 जो होते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब किसी भी चीज़ के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 को। 1 इसमें से इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया इस सारी वैल्यू को, और सेकंड जो था ना, जो यूनिट था वो मैंने 1 के साथ लिख दिया, इस सारे से हटा दिया। अच्छा, अब 1 सेकंड इधर रह जाएगा क्योंकि हमें 1 सेकंड पूछा हुआ है, और ये सारी वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी और ईयर के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो जब ऐसा होगा तो आप देखिए इस तरफ क्या रह गया? 1 सेकंड। ये सारी की सारी वैल्यू 3.154 10 रेज़ टू द पावर 7 उस तरफ चली गई और उस तरफ जाकर 1 के साथ डिवाइड होगी। तो इसको कैसे लिखा हुआ है? 1/3.154 10 रेज़ टू द पावर 7, और ये वाला जो ईयर है साथ ऐसे के ऐसा आ गया। अब इस वैल्यू को हम 1 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारे कैलकुलेटर में पड़ी हुई है, बस हमने 1 लिखना है। साथ साथ आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेटर यूज करना भी सिखा रहा हूँ। हमने 1 लिखना है और डिवाइड करना है। यहाँ छोटा सा आप देख रहे हैं आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर। इस आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटर में पड़ी हुई थी वो ले लेगा। तो 1 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल टू, ये अभी ये
आया है अब डिनोमिनेटर्स में। अब इसके ऊपर एस डी, जब भी आप ऐसा करें तो यहाँ एक छोटा सा लिखा हुआ है एस डी, स्टैंडर्ड जो इसका डेविएशन है पॉइंट्स की शक्ल में, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 3.1709 कुछ इस तरह सी वैल्यू आ रही है। जरा आप भी देख लें, 3.1709791998 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर -8 आ रहा है। अच्छा, अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डिजिट, तो ये क्या बन जाएगा 3.1 10 रेज़ टू द पावर -8 ईयर्स। तो इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड में इतने साल होते हैं। तो बड़ा मजे का सवाल था। 1 2 3 हमने इसकी जो स्टेप्स बनाए, पहले में हमने देखा कितने सेकंड्स होते हैं एक साल में, फिर हमने देखा एक साल में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं, और अब हमने देखा कि एक सेकंड्स में कितने साल होते हैं, यानी ईयर्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर and 12.80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया जो है प्लेट का हमें चाहिए। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। रेक्टेंगुलर प्लेट जैसे आपके यू के कैलकुलेटर की जो शेप है ये भी रेक्टेंगुलर है, तो इसकी लेंथ और विड्थ दो चीज़ें हमें दी हुई हैं और पूछा हुआ है कि इसका जो एरिया है, इस पूरी सरफेस का जो एरिया है वो कितना होगा। तो सबसे पहले देख लें कि हमें लेंथ दी हुई है। लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे 15.3 सेंटीमीटर। उसके बाद विड्थ दी हुई है, विड्थ को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 12.80 सेंटीमीटर। पूछा क्या हुआ है हमसे, पूछा ये है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट, उस पूरी प्लेट का एरिया क्या होगा। तो भाई जान रखें कि जो एरिया होता है इसके अंदर फार्मूला क्या लगेगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। एरिया को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई W। लेंथ हमें दी हुई है 15.3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई विड्थ भी दी हुई है 12.80 सेंटीमीटर। दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। 15.3 मल्टीप्लाइड बाई 12.80, तो ये आंसर आ रहा है 195.84। देख लिया आपने, 195.84 ये हमारा आंसर आ गया। अब ज़रा एक चीज़ के ऊपर गौर करना है, और वो ये है कि जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसमें सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो कितने हैं। तो इन गिवन वैल्यूज़ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स पहली वैल्यू में 3 हैं, 1 2 3, और दूसरी में 1 2 3 4। अब सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं और प्रिसीजन का जो मामला है वो ये है कि जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनमें कम से कम देखें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है और इसमें 4 है। अब हमारा जो आंसर है उसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होनी चाहिए, यानी 3 होनी चाहिए। गिवन में एक में 3 है, एक में 4 है, तो हमारे आंसर में 3 होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 तो सिर्फ यहाँ तक ही पूरी हो जाती हैं। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब उसको ड्रॉप करना है, और उसको ड्रॉप करने का रूल ये होता है कि उसको देखना होगा कि इज दैट मोर देन 5, इक्वल टू 5 और लेस देन 5। नाउ दिस वैल्यू इज मोर देन 5 मतलब 50। तो जब ये 50 से ज़्यादा है तो ये ड्रॉप हो जाएगी और पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है उसको हम इवन कर देंगे। उसको नियरेस्ट इवन, उसका जो नियरेस्ट इवन बनेगा वो 6 होगा। तो ये बन जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दोनों मल्टीप्लाई हुए तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तो इस तरह वो जो रेक्टेंगुलर हमारे पास, जैसे एम्पायर नहीं करता कि वो टीवी की स्क्रीन के ऊपर देखें और बताएं, तो वो जो रेक्टेंगुलर प्लेट है आपके लैपटॉप की स्क्रीन की तरह की, उसका जो एरिया है वो है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.4 पे। इसकी ज़रा स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। Add the following masses given in kilogram up to appropriate precision: 2.189, 0.089, 11.8 and 5.32। भाई 4 मैसेज हमें यहाँ दिए हुए हैं गिवन वैल्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल का जो फ्लो है उसको जरा देख लें। हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट के बाद गिवन वैल्यूज देखते हैं, गिवन वैल्यूज के बाद जो चीज़ पूछी हुई है वो लिखते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं, उस फार्मूले में सारी वैल्यूज लगाते हैं और उसको आंसर लिखते हैं। और आंसर में यूनिट लाजमी तौर पे हम देखा आप लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं वो 4 डिफरेंट मैसेज हैं। एक को हम M1 रख लेते हैं,
2.189 किलोग्राम, दूसरे को M2 रख लेते हैं 0.089 किलोग्राम, तीसरे को M3 रख लेते हैं 11.8 किलोग्राम और चौथे को M4 रख लेते हैं 5.32 किलोग्राम। हमसे पूछा क्या हुआ है कि टोटल मास कितना है। टोटल मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है हमने, अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन का हमने ख्याल रखना है। हाँ, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो क्या होगा, फार्मूला है m = m1 + m2 + m3 + m4। सिंपल, चारों वैल्यूज को प्लस कर दें। अच्छा जी, चारों जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ रख दी हैं m1 m2 m3 m4 की जगह, और अब इनको हम कैलकुलेटर लगा के प्लस कर लेते हैं। 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32। लें जी, इन सबको जरा प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद जरा आंसर देख लें, 19.398। 19.398 तो ये आ गया हमारे पास 19.398 किलोग्राम। चूंकि सारी वैल्यूज किलोग्राम्स में है तो आंसर भी किलोग्राम्स में आएगा। अब हमें क्या करना है, अब जरा गिवन वैल्यूज को देख लें। गिवन वैल्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं और इसमें हैं अल्लाह वाला करे आपका 3। अच्छा, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि डेसिमल प्लेसेस देखनी है। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 3, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। डेसिमल प्लेसेस का मतलब समझते हैं ना आप, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स की तादाद होती है उसको डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। इसमें पॉइंट के बाद 3 थे, इसमें पॉइंट के बाद 3 थे, इसमें 2 थे और इसमें 1 था। अब जो हमारा आंसर है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के मुताबिक, उसमें पॉइंट के बाद जो गिवन वैल्यूज हैं उनमें से कम जो डिजिट्स हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। यानी इसमें गिवन वैल्यूज में डेसिमल प्लेसेस की तादाद कम से कम कितनी है, 1, तो हमारे आंसर में भी 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये हम सारे ड्रॉप करने वाले हैं। तो जब हम इसको ड्रॉप करेंगे, 8 को जब ड्रॉप करेंगे तो 9 जो है वो क्या बन जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि वो इवन नंबर है। तो जब ये 10 हो जाएगा तो इसका 1 जो है ऑटोमेटिकली 3 में ऐड हो जाएगा। या इसको इस तरह भी कर सकते थे हम कि 8 को ड्रॉप कर दें, 9 इज मोर देन 5, और जब 9 को ड्रॉप करेंगे तो 3 4 हो जाएगा। तो इस तरह जो है 19.4 किलोग्राम्स हमारा आंसर बना। तो इस चीज़ का दोबारा बता दूं कि जब आप प्लस कर रहे हो चीज़ों को, प्लस या माइनस कर रहे हो, तो आपका जो आंसर है उसमें डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना है। उसके आंसर्स में कम से कम डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, और वो कितनी होनी चाहिए, गिवन वैल्यूज में देख लें कि कम से कम कितनी है, उतनी ही आपके आंसर में होनी चाहिए। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो फिर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, उसके हिसाब से आगे चलें। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे लेंथीएस्ट न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ g and its uncertainty using t = 2 pi l over g under the square root from the following measurements made during an experiment. Length of simple pendulum L is equal to 100 centimeter. Time for 20 vibrations is equal to 40.2 second. Length was measured by a meter scale of accuracy up to 1 millimeter and time by stopwatch of accuracy up to 0.1 second. इसका मतलब समझिए। सबसे पहले कहता है कि ये जो g है, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें और साथ साथ ही इसमें अनसर्टेनिटी भी निकालें। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, ये वाला फार्मूला, t = 2 pi l over g। एक एक्सपेरिमेंट से कुछ फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक एक्सपेरिमेंट है उसमें उसको उसकी अंदर गिवन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, उस एक्सपेरिमेंट में जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ दी है 100 सेंटीमीटर। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन 40.2 सेकंड, उसमें 20 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड निकाला है और वो आया 40.2 सेकंड। लेंथ वाज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। लेंथ जो है उस मीटर रॉड की, उस सिंपल पेंडुलम की, उसको हमने एक मीटर स्केल के साथ फाइंड आउट किया है और उसकी एक्यूरेसी यानी उसका लीस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर है। और टाइम को हमने एक ऐसी स्टॉप वॉच के साथ जो है कैलकुलेट किया है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ली गई हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए इस फार्मूले की मदद से वैल्यू ऑफ जी और उसमें अनसर्टेनिटी को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है लेंथ ऑफ
द सिंपल पेंडुलम एल इज गिवन 100 सेंटीमीटर, ये 1 नहीं है भाई, ये एल है, और 100 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 1.0 मीटर आ जाता है। ये इसलिए किया क्योंकि हम गिवन वैल्यूज को SI यूनिट्स में रखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस दिया हुआ है हमें 40.2 सेकंड्स, तो इसको हम T20 कहेंगे, टाइम पीरियड ऑफ 20 वाइब्रेशंस 40.2 सेकंड्स। अब इसमें से हमें एक वाइब्रेशन का टाइम चाहिए, तो जो टोटल टाइम है उसको हम 20 के साथ जब डिवाइड कर देंगे तो हमें एक वाइब्रेशन का टाइम मिल जाएगा। सो 20 वाइब्रेशन में से जो टाइम ऑफ 1 वाइब्रेशन है वो क्या होगा, T। याद रहे टाइम पीरियड को T से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसके बराबर होगा, T20 डिवाइडेड बाई 20। T20 कितना है, 40.2 सेकंड्स डिवाइडेड बाई 20। तो इसको जरा देख लेते हैं क्या आंसर बनता है। 40.2 divided by 20, the answer is 2.01 सेकंड। आप देख सकते हैं 2.01 सेकंड, ये आ गया एक टाइम का, एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड। ठीक हो गई जी। उसके बाद मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर, जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड या मीटर स्केल, दैट इज 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1.0 10⁻³ सेकंड्स। यानी 1 को हमने जब डिवाइड करना है थाउजेंड्स के साथ तो आंसर आएगा 1 × 10⁻³ आपने देख लिया, 1 × 10⁻³ ये आ गया लीस्ट काउंट मीटर स्केल का। और उसके बाद स्टॉप वॉच का भी लीस्ट काउंट दिया हुआ है, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 0.1 सेकंड। और हमने करना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ G और उस वैल्यू में आने वाली अनसर्टेनिटी। सो लेट्स सॉल्व यूजिंग द गिवन ये रिलेशन या फॉलोइंग रिलेशन T = 2πL/G अंडर द स्क्वायर रूट। इस फार्मूले को दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा, T बन जाएगा T² और 2π 4π² L/G के अंदर जो ऊपर जो स्क्वायर रूट था वो खत्म हो जाएगा। अब इसमें से G को आज़ाद करना है हमने, ठीक है ना भाई। तो ये जो G है ये T² के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा G = 4π² L/T²। ये T² G के साथ रिप्लेस हो गया तो फार्मूला बन गया, जो फाइनल शेप हमारे पास फार्मूले की आ गई, दैट इज G = 4π² L/T²। अब इस फार्मूले में हमने सारी वैल्यूज लगानी है। पुटिंग वैल्यूज वी हैव, सबसे पहले वैल्यू किसकी आएगी, G 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू आपको पता है ना 22/7 होती है, और इसको हम जब डेसिमल में लिखते हैं तो 3.14 आता है। ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे लेंथ है 1.0 मीटर, और टाइम ऑफ 1 वाइब्रेशन, 20 का नहीं 1 वाइब्रेशन का टाइम हमने निकाला है 2.01 और उसका स्क्वायर। और इसको ज़रा जब आप कैलकुलेट करते हो सारी वैल्यूज़ को तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 4 × 3.14 का स्क्वायर। बेहतर है कि आप ब्रैकेट लगा लें, जैसे मैं लगा रहा हूँ 4 × 3.14 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाइड बाय एक डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्रैक्शन वाला फंक्शन है, इसको जब आप क्लिक करते हो तो एक फ्रैक्शन आ जाता है, और फ्रैक्शन में ऊपर क्या लिखना है 1.0 और नीचे क्या लिखना है ब्रैकेट डाल लें, या ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं 2.01 उसका स्क्वायर। तो आपने देखा कि हमने सारी वैल्यूज इस कैलकुलेटर में लगा दी हैं, ठीक है। अब सिर्फ इक्वल करने की बारी है, तो जब आप इक्वल करते हो तो आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है 9.761738571। तो उसको जब आप 2 up to 2 डेसिमल प्लेसेस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि गिवन वैल्यूज में देखें यहाँ कितनी है 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें भी 2 हैं, तो हम 9.76 up to 2 डेसिमल प्लेसेस, या आप कह लें up to 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम उसको रख रहे हैं। ये हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ G अभी हमने निकाली, अभी आधा काम हुआ है, वैल्यू ऑफ G निकाली हमने 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और एक्सेलरेशन का एक ही यूनिट होता है और वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे एक काम हमने कर लिया, और वो क्या किया, वैल्यू ऑफ G निकाल के रख ली 9.76। अब उस वैल्यू में अनसर्टेनिटी निकालनी है। अब आपको याद होगा कि अनसर्टेनिटी के रूल्स मैंने आपको सिखाए थे और पढ़ाए थे। उस टॉपिक का नाम था असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। उसमें ये था कि जब चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं, और जब किसी एक फैक्टर के ऊपर पावर होती है तो फिर उसकी अनसर्टेनिटी उसी की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा, अब जो अनसर्टेनिटी होगी इन द वैल्यू ऑफ G वो क्या होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, वो जो आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं, इसको रिवाइंड करके पीछे करके कि पिछली स्लाइड में T के ऊपर स्क्वायर है,
तो t की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उस स्क्वायर यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। लेंथ के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं था इसलिए सीधा सीधा परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होगी। अच्छा, अगर t के ऊपर स्क्वायर ना होता तो ये वाला 2 यहाँ ना आता, सिंपल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम और लेंथ दोनों ऐड हो जाती। अब हमें इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालनी है और मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलती है? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब मैं सारा काम एक ही जगह पे कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि ये बहुत ज्यादा फैल जाए ये वाला न्यूमेरिकल। तो 2 एज इट इज, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यूज टाइम की और लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू लेंथ की। अच्छा, वैल्यूज रखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। जो टाइम का जो स्टॉप वॉच था उसका लीस्ट काउंट था 0.1 पिछली स्लाइड में, और उसका टाइम पीरियड टोटल टाइम कितना था 40.2 मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसी तरह लीस्ट काउंट ऑफ जो मीटर राड था उसका 1 मिलीमीटर था, तो 1 मिलीमीटर का मतलब 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, तो 0.001 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितनी थी 1 मीटर। अब ये सारी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जरा मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या आएगा। 0.1 डिवाइडेड बाय 40.2, तो ये आंसर आया। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 0.248। तो इसको मैंने राउंड ऑफ किया तो ये बन गया 0.25%। परसेंट साथ ऐसे रहेगा, प्लस इसी तरह 0.001 डिवाइडेड बाय 1.0, तो इसका आंसर आ रहा है 0.00, और इसको 100 से मल्टीप्लाई भी किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.1। आप देख सकते हैं 0.1। तो ये वाला जो ब्लू ब्रैकेट थी यहाँ आ गई और ग्रीन ब्रैकेट यहाँ आ गई, 2 एज इट इज है। अब जब 2 को इस 25 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 50 हो जाएगा, तो 0.5% ये हो गया और 0.1% ये आ गया, दोनों को प्लस कर लें तो 0.6% आ गया। अब आया ना मजा। अब वो जो वैल्यू हमने पहले निकाल रखी हुई है 9.76 पिछली स्लाइड की सबसे आखिर वाली लाइन, वो हो गई हमारी वैल्यू, और उस वैल्यू के अंदर 0.6% अनसर्टेनिटी है। अब उस वैल्यू का हमें 0.6% निकालना है, उसमें प्लस माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट लिखने की बारी है। फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे कि भाई हमारा आंसर है 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, विद अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 0.6%। ये हमारा आंसर है और इसमें 0.6% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अच्छा, अब ये तो हो गई वर्ड फॉर्म, ये तो हमने वर्ड्स की शक्ल में लिखा है, हमने इसको नंबर्स की शक्ल में लिखना है। तो नंबर्स की शक्ल में कैसे लिखेंगे? 9.76 एज इट इज प्लस माइनस 9, ये वाला जो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.76 डिवाइडेड बाय 100। दोबारा सुन ले, किसी भी चीज का कितने परसेंट निकालना जब होता है तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। यानी 9.76 का 0.6% निकालना था तो 0.6 को हमने 9.76 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया। देखते हैं क्या आंसर आता है। 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.76 और डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आया 0.058, 0.05856। तो इसको हम लिखेंगे 9.76 प्लस माइनस, ये जो आपके पास जो वैल्यू है ना 0. यहाँ सही नजर आ रहा है 0.56, 0.05856, उसको जब आप राउंड ऑफ करते हो 0 के बाद 58 को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर आएगा 0.06। अच्छा, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमने क्यों रखा? क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लें, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस रख दें। सो दैट इज योर आंसर। हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 9.76 आंसर है हमारी ग्रेविटी का और ग्रेविटी आंटी का, और उस आंटी में जो अनसर्टेनिटी है ग्रेविटी आंटी में वो है 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन, आगे चले। न्यूमेरिकल नंबर 1.6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इन द फार्मूला F इज इक्वल टू gm1 m2 ओवर r स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक फार्मूला है जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, न्यूटन ने हमें 17वीं सदी में दिया था, जिसको हम F इज इक्वल टू gm1 m2 ओवर r स्क्वायर कहते हैं।
इसमें g जो है, ये वाला बड़ा सा जो g नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी डायमेंशंस और यूनिट्स हमसे पूछी हुई हैं इस फार्मूले की मदद से। सो गिवन इक्वेशन क्या होगी, F = g m1 m2 over r स्क्वायर। इसमें से g को इधर रहने दें और बाकी सब कुछ उधर ले जाएं। अच्छा जी, सबसे पहले तो r जाएगा ना, तो जब ये r डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, f के साथ, तो ये f r स्क्वायर हो गया। m1 और m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होंगे, तो ये वाला फार्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं ना भाई, f r स्क्वायर ओवर m1 m2। अब इस फार्मूले में हम यूनिट्स लगाएंगे सारी वैल्यूज की, तो g का यूनिट निकल आएगा। यूनिट डायमेंशंस लगाएंगे सारी वैल्यूज की, तो g का डायमेंशन निकल आएगा। तो सबसे पहले राइटिंग दिस इक्वेशन डायमेंशनली, इस इक्वेशन को डायमेंशंस की शक्ल में लिखेंगे, तो g का डायमेंशन इज इक्वल टू f का डायमेंशन इज मल्टीप्लाइड बाय r का डायमेंशन, ऊपर स्क्वायर ऊपर नीचे m1 का डायमेंशन m2 का डायमेंशन, सारे डायमेंशंस हमें आते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, रेडियस मीटर्स में मेजर होता है, लिहाजा इसका यूनिट होगा L, इसका डायमेंशन होगा L और ऊपर स्क्वायर आएगा। मैस m1 m2 दोनों के डायमेंशन m और m है। अच्छा जी, इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा mlt-2 एज इट इज। ये जो L है इसके स्क्वायर अंदर चला जाएगा और m और m दोनों मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना बात को, दोबारा देख लें या इसको पॉज करके रोक के इसको देख लें इस वीडियो को। अच्छा जी, अब ये जो m है इसकी पावर नीचे 2 है और ऊपर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये कैसे लिखेंगे हम, m ऊपर कितना था 1, नीचे से गए तो -2 हो गई। लेंथ की पावर यहां देख लें कितनी है 1 और यहां कितनी होगी 2, तो ये होगी 1 + 2। टाइम एक ही है तो एज इट इज रहेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 में से जब 2 को माइनस किया तो आंसर आया -1, तो m - 1 + 2, जब ये पावर्स प्लस हुई तो लेंथ की पावर होगी 3 और टाइम की पावर होगी -2। That is the dimensions of gravitational constant g. Now it's time to find out the units of g again using equation number 1, ये जो हमने इस फार्मूले से निकाली थी, ये बहुत मजे की है। तो यूनिट्स ऑफ जी के जो यूनिट्स होंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि जी के डायमेंशन बनाने के लिए हमें इन सब के डायमेंशन चाहिए और जी का यूनिट बनाने के लिए हमें इन सब के यूनिट्स चाहिए। तो यूनिट्स ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ आर ऊपर स्क्वायर, यूनिट्स ऑफ m1 एंड m2। एफ जो है फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, आर मीटर, उसका ऊपर स्क्वायर, किलोग्राम और किलोग्राम दोनों क्या है केजी आर। अब ये न्यूटन एज इट इज, मीटर स्क्वायर एज इट इज, ये जो किलोग्राम मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो गया किलोग्राम स्क्वायर्स, और जब ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2। तो इस तरह जी जो है पार्ले जी, उसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका जो डायमेंशंस था वो आ गया m-1 L³ T-2 और उसका यूनिट SI यूनिट हमने निकाला है, बेस यूनिट नहीं निकाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। सो दिस इज इट, ये हो गया आपके डायमेंशंस और यूनिट्स। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.7 पे। न्यूमेरिकल नंबर 1.7 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। शो दैट द एक्सप्रेशन Vf = Vi + at is dimensionally correct where Vi is the velocity at t = 0 and Vf is the velocity at time t। याद करें मैंने आपको असाइनमेंट जो दी थी पिछले टॉपिक में, डायमेंशंस वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि इसको आप घर पे करें और फिर मुझे बताएं। तो इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को साबित करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। करते हैं, आए देखते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है, Vf = Vi + at। राइटिंग दिस इक्वेशन डायमेंशनली, इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे डायमेंशंस की शक्ल में। Vf का डायमेंशन इज इक्वल टू Vi का डायमेंशन प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन और इनटू टाइम का डायमेंशन। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन जो होता है वो होता है Lt-1, इस वेलोसिटी का भी Lt-1, एक्सेलरेशन का Lt-2 और टाइम का t। ये मैंने डायमेंशंस दिए थे जब मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा था। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। Lt-1 एज इट इज, Lt-1 एज इट इज, ये L एज इट इज, ये वाला जो t है इसकी पावर +1 है, इसकी पावर -2 है, तो जब इसमें आएगा तो प्लस होगा और इसकी पावर -1 रह जाएगी। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। ये एज इट इज आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 2 आ गया। अच्छा, अब ये तो गलत हो गया, लो पढ़ो, इस तरफ तो 1 है और इस तरफ 2 है। नहीं, डायमेंशन जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है। बाहर 2 लिखा हुआ है नो प्रॉब्लम, 100 लिखा होता नो प्रॉब्लम, 2000 लिखा होता नो प्रॉब्लम। स्पीशीज सेम है, इधर वाली और इधर वाली चीजें सेम हैं, बस डायमेंशंस में
को देखना है हमने, ठीक है। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो vf है ये भी वेलोसिटी थी, vi भी वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम ये भी वेलोसिटी था। तो डायमेंशनली हमने ये साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल है। इस 2 को नहीं देखना भाई, ये 2 की नंबर्स हैं, इधर 2 वेलोसिटीज हैं, इधर 1 वेलोसिटी है, ठीक है। और ये दोनों वेलोसिटीज जो हैं वो प्लस होकर इस वेलोसिटी का जो है वो इक्वल होती हैं, अगर इसको उस न्यूमेरिकली देखा जाए तो फिर इस तरह से डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। सो दिस मीन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है करेक्ट, हो गया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी करें, वो भी पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.8 पर। न्यूमेरिकल नंबर 1.8 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से है, द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम्ड to depend on A, the density rho of the medium, and B, its modulus of elasticity E. That is the ratio of stress to strain deduced by the method of dimensions, formula for the speed of sound. बहुत ही मजे का फार्मूला है। सवाल है, ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ना, इसको मेरी बात आप तक आवाज़ की शक्ल में पहुँच रही है। ये जो आवाज़ है इसकी रफ्तार होती है, इसकी स्पीड होती है, उस स्पीड का जो फार्मूला है उसको निकालने को कहा जा रहा है। कहते हैं ये अज्यूम करेंगे ये जो आवाज़ है इसकी रफ्तार 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये जो मीडियम है, वैसे तो मेरे और आपके दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, लेकिन वैसे अगर हम क्लासरूम्स में बात कर रहे हो तो एयर एक मीडियम होता है। नंबर 2 रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, यंग्स मॉडुलस के नाम से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ये जो मॉडुलस है ई, इसके ऊपर डिपेंड करती है। कहते हैं डायमेंशंस का जो मेथड उसको इस्तेमाल करते हुए स्पीड ऑफ साउंड के लिए एक फार्मूला डिड्यूस करें। डिड्यूस का मतलब डिराइव करना होता है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड यानी v इज प्रोपोर्शनल टू रॉ एंड इलास्टिसिटी। अब चूंकि हमें पता नहीं है डायरेक्टली डिपेंड करेगी या इनवर्सली, इसलिए उनके ऊपर हमने पावर्स लिख दी a और b दोनों के ऊपर, एक इसके ऊपर a, इसके ऊपर b। अब हमारा सारा काम है इन पावर्स को कैलकुलेट करना और लाकर दोबारा इसी इक्वेशन में डालना, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू कांस्टेंट रॉ पावर a इलास्टिसिटी पावर b। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहला काम जो कि मैंने पिछले टॉपिक में भी पढ़ाया था, इस इक्वेशन को डायमेंशनली लिखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा कांस्टेंट है। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी पावर एज इट इज, डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी पावर एज इट इज। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। स्पीड जो होता है इसका डायमेंशन होता है LT-1, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं। डेंसिटी जो है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसलिए इसका डायमेंशन ml-3, पावर ऊपर ऐसे ही। इलास्टिसिटी जो है ये बेसिकली प्रेशर का डायमेंशन और इसका डायमेंशन एक जैसा है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या था, ml-1 T-2, पावर ऊपर ऐसे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब आपने देख लिया ना कि हमने सारी जो डायमेंशंस थी, वेलोसिटी का, डेंसिटी का, इलास्टिसिटी का डायमेंशन बेसिकली स्ट्रेस के बराबर है और स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के बराबर है। तो सारे डायमेंशन अब लगाए, अब इसको सिंप्लीफाई करने का वक्त आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को अभी मैंने नहीं छेड़ा, मैं बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया। कांस्टेंट एज इट इज। यहाँ जरा सबसे पहले मैस को देखते हैं। मैस की पावर यहाँ कितनी है, a, और चूंकि इसके ऊपर होल पावर है तो होल पावर का मतलब है ये सब की पावर है, तो यहाँ होगी a प्लस, ये है दूसरी ब्रैकेट में भी एक मैस है और उसकी पावर है b। तो ये जब इकट्ठे होंगे तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, समझ रहे हैं ना आप। तो ये बन जाएगा ma प्लस b। इसी तरह लेंथ की यहाँ पावर है -3a, ऊपर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा -3a, और यहाँ लेंथ की पावर -1b। तो आपने देखा दोनों ऐड हो गए, तो लेंथ की पावर बन गई -3a -b। अच्छा, अब इसमें टाइम इसमें है नहीं है, इसमें एक ही टाइम है और इसकी पावर है -2 पहले और b ऊपर, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो टाइम की पावर -2b बन जाएगी। अब हमने मैस अलग कर लिया, लेंथ अलग कर लिया, टाइम अलग कर लिया। इसमें भी लेंथ एज इट इज आ गया, लेंथ की पावर कितनी है 1 और टाइम की पावर -1। अब चूंकि यहाँ इस तरफ मैस है, इस तरफ मैस नहीं है, तो मैं किसी भी चीज की पावर जब 0 रख ली जाए तो वो 1 होता है। तो 1 तो हम लिख सकते थे ना यहाँ, तो उस 1 को रिप्लेस करके मैंने m की पावर 0 लगा दी। वो इसलिए लगाई ताकि मैं दोनों तरफ से मैस को कंपेयर करूं। बेशक इधर पावर 0 है, इधर पावर a प्लस b है, नो प्रॉब्लम,
इधर पावर 0 है और इधर a प्लस b है, लेकिन 0 है तो सही ना कुछ तो 0 m की पावर 0 का मतलब 1 है, ठीक है, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हर चीज की, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने m अपने पास से लिखकर उसकी पावर 0 लग दी ताकि मैं उनको कंपेयर कर सकूं। आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। आगे चलते हैं, अब हमने इनकी पावर्स को कंपेयर करना है। 0 लेंथ पावर 1 टाइम पावर -1 कांस्टेंट एज इट इज। इस तरफ मैथ्स की पावर होगी a प्लस b, लेंथ की पावर -3a माइनस b टाइम -2b, वो सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट किया। अब दोनों तरफ से पावर्स को कंपेयर करने की बारी है, तो लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स ऑफ टाइम एंड मैथ्स फ्रॉम बोथ साइड्स। अच्छा, टाइम और मैथ्स को ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ये सवाल ये है। सबसे पहले जिसको कंपेयर करना हो वो ध्यान में ये रहे कि सबसे पहले हम ऐसी चीज को कंपेयर करते हैं जिसमें एक एक फैक्टर हो, जैसे इस तरफ टाइम में एक फैक्टर है तो इधर भी एक है इसकी पावर्स में, बाकी सब इधर में इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें चाहे एक एक है लेकिन राइट साइड पे तो 2 हैं, तो इसलिए इसको कंपेयर किया क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो टाइम किस तरफ पावर होगी -1 और इस तरफ -2 भी, माइनस माइनस से कट गया और b इधर रह गया, 2 उस तरफ जाकर 1 से डिवाइड हो गया, तो ये b की पावर कितनी बन गई 1/2। अब मैथ्स को कंपेयर करते हैं, लेंथ को भी कर सकते थे, लेंथ को भी कंपेयर कर से लिखते हैं, इसमें -3 और -b है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वैसे उससे भी करें तो यही आंसर आएगा जो मैथ्स को कंपेयर करने से आएगा। तो मैथ्स की इस तरफ पावर है 0 और इस तरफ है a प्लस b। अब हमें चाहिए क्या, a b उठा के दूसरी तरफ ले गए, b उस तरफ जाएगा, 0 में प्लस होगा तो -b आ गया। हम b की वैल्यू पावर निकाल चुके हैं 1/2, इस 1/2 को उठा के सिंपल इसकी जगह रखना है, इस b की जगह, बाहर क्या माइनस, तो ये -1/2 हो जाएगा। डन, आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें a और b की पावर्स निकाल के वापस इक्वेशन नंबर 1 में डालनी है, बाकी आंसर आ जाएगा। तो हमने a और b की पावर्स को उठाया और इक्वेशन नंबर 1 में रखा, v इज इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज, रो a कितना हो गया -1/2 और इलास्टिसिटी की पावर कितनी आ गई 1/2। अच्छा, अब जिसकी पावर नेगेटिव होती है वो डिनोमिनेटर में चला जाए तो उसकी पावर प्लस हो जाती है, और जैसे डिनोमिनेटर से ऊपर आए तो पावर नेगेटिव होती है, इसी तरह नीचे जाने से पावर प्लस भी हो जाती है। तो कांस्टेंट एज इट इज, इलास्टिसिटी की पावर 1/2 और डेंसिटी की पावर नीचे जाएगी डिनोमिनेटर में तो +1/2 हो जाएगी। अच्छा, अब इसको हम होल, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, उसकी पावर भी 1/2 इसकी पावर, तो इसको हमने होल पावर लिख दिया, कितनी 1/2। और अच्छा, अब जब पावर 1/2 होती है तो उसको हम अंडर रूट बना सकते हैं, तो इसको हम स्क्वायर रूट की शक्ल में जब लिखेंगे तो कांस्टेंट e ओवर रो अंडर द स्क्वायर रूट बन गया। पावर 1/2 किस शक्ल में चलेगी, स्क्वायर रूट की शक्ल में चलेगी। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा, इसको न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी कहते हैं, क्योंकि इस फार्मूले की बुनियाद उसी बंदे ने रखी थी। तो इस तरह हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.8 जो कि सेकंड लेंथियस्ट न्यूमेरिकल था, पहले 1.5 था, अब ये 1.8 हो गया, तो इस तरह मुकम्मल हो गया। तो आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं इसको। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1.9 जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, इसको देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, शो दैट द फेमस आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इक्वल टू mc² इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ये साबित करें कि आइंस्टाइन का जो फार्मूला है E इक्वल टू mc² वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट यानी डायमेंशनली करेक्ट। ये पिछले लेक्चर में मैंने ये वैसे समझा दिया था डायमेंशन वाले टॉपिक में। दोबारा देख लेते हैं, द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc²। राइटिंग दिस इक्वेशन डायमेंशनली, इस इक्वेशन को डायमेंशंस की शक्ल में लिखा, एनर्जी का डायमेंशन इज इक्वल टू मास का डायमेंशन, c का डायमेंशन स्क्वायर ऊपर चला गया। एनर्जी जो है इसका डायमेंशन वर्क और टॉर्क की तरह होता है, ml² t - 2, मास का डायमेंशन m, c का डायमेंशन l t - 1 स्क्वायर ऊपर चला गया। राइट साइड पे ये वाला जो स्क्वायर है इसको भी दिया, जब इसको दिया तो ये लेंथ स्क्वायर बन गया और टाइम जब -1 × 2 हुआ तो -2 हो गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ml² t - 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस देख लें, ml² t - 2, ml² t - 2। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। दिस मींस के जो इक्वेशन है यानी आइंस्टाइन्स जो मास एनर्जी फार्मूला है दैट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब करेक्ट। आगे चलो, न्यूमेरिकल नंबर 1.10 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। सपोज दैट वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform speed is proportional to some power of r say rn and some power of v say vm. Determine the powers of r and v.
इसकी स्टेटमेंट की जो है वजाहत कर दूं। कहता है कि सपोज करें कि हमें ये बताया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल जो एक सर्कल में मूव कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक रेडियस, नंबर 2 स्पीड। दोनों के ऊपर आप ये भी नहीं बताया कि डायरेक्टली या इनवर्सली। कहता है कि से के रेडियस के rn के साथ वो प्रोपोर्शनल है और स्पीड की पावर vm के साथ प्रोपोर्शनल है। फिर कहता है कि ये जो r की पावर n और स्पीड की पावर m जो है ये कैलकुलेट करें। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जो फार्मूला बनेगा दैट इज a इज प्रोपोर्शनल टू rn vm। बहुत आसान छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा लेंथी नहीं। इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो इक्वल लगा, कांस्टेंट लगा, a r पावर n v पावर m एज इट इज। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते थे। राइटिंग दिस इक्वेशन डायमेंशनली, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कांस्टेंट एज इट इज, रेडियस का डायमेंशन पावर ऊपर n, स्पीड का डायमेंशन पावर ऊपर m। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt-2 कांस्टेंट एज इट इज, लेंथ का डायमेंशन होता है l ऊपर स्क्वायर पावर आ गई n, स्पीड का जो डायमेंशन होता है ये होता है lt-1 ऊपर पावर कितनी आ गई m। अच्छा, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। l एज इट इज, इसकी पावर कितनी होगी 1, टाइम की पावर -2, कांस्टेंट को खत्म कर दिया, लेंथ की पावर इस तरफ कितनी होगी n और यहाँ m, तो प्लस होके n प्लस m हो गई। टाइम की एक ही पावर है यहाँ -1 और ऊपर m, तो ये -m हो गई। अब क्या करना है, अब कंपेयर करना है, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया ना, कंपेयरिंग द पावर ऑफ l एंड t फ्रॉम बोथ द साइड्स। सबसे पहले हम टाइम की पावर को कंपेयर करेंगे। तो टाइम की इस तरफ क्यों किया, क्योंकि उसमें भी एक एक फैक्टर है जैसे पिछले न्यूमेरिकल में बताया था। तो टाइम की इस तरफ पावर है -2 और इस तरफ है -m, तो माइनस से कट गया, m की पावर आ गई 2। सो एक आंसर तो निकल आया m = 2। अब इसी तरह नो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ लेंथ फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो इस तरफ लेंथ की पावर कितनी है 1 और इस तरफ n प्लस m, तो 1 = m प्लस n और n प्लस m भी लिख सकते थे। अब n को इधर छोड़ दें, 1 m को उठा के दूसरी तरफ जब जाएगा तो m उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 - m। m की वैल्यू कितनी थी 2, तो 1 - 2 = -1। तो इस तरह thus we have m = -2 and n = -1। अब ये जो दो आंसर्स हमारे पास आ गए, m यहाँ इक्वल लगना था, m = -2 और n = -1, ये पावर्स हमारी आ गई। अब अगर इन पावर्स को दोबारा हम उसी इक्वेशन में लगाएं ना, तो हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकल सकता है। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। आपने देखा होगा कभी मुझे वेब कैम ऊपर, कभी लेफ्ट राइट पे जाना पड़ा, वो मैं देख रहा था स्पेस कहाँ पे है, उस हिसाब से फिर मैं उसको बार बार एडजस्ट कर रहा था ताकि मेरी तस्वीर भी आप देख सकें। जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ साथ कोई चीज़ जो है उसके नीचे भी ना आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को इनवाइट करें यहाँ हमारे चैनल पे जिसका नाम है अल्फा साइंस एकेडमी है। इस वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि पूरा देखने में आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आती हैं। कमेंट ज़रूर किया करें, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमें बता दिया करें। स्टे ब्लेस्ड, बहुत शुक्रिया। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम है उसको शुरू करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।